आज का दिन बहुत ही खास है। आज से ही प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ हो रहा है। लगभग 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम क्षेत्र में स्नान किया है। The water is cold, but the heart is warm. जय श्री राम। आप कैसे हो? मेरा भारत महान। ये दो दृश्य देखिए, एक तरफ है प्राकृतिक सुंदरता के इर्द गिर्द आस्था का सबसे बड़ा जुटान प्रयागराज महाकुंभ, दूसरी तरफ है प्राकृतिक सुंदरता के बीच विज्ञान की मजबूत पहुंच और उम्मीद कि इससे नागरिक जीवन आसान होगा। रणनीतिक कदम पहले से ज्यादा पुख्ता होंगे। कश्मीर में जेड मोड टनल, आज बारी बारी इन दोनों पर बात करेंगे और फिर जानेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर कौन सी बड़ी टिप्पणियां की और आर्मी चीफ का बयान जो खबरों में है। नमस्कार, मैं कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K and I10। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया है। 26 फरवरी तक चलेगा। 12-13 जनवरी को ही करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी ली। भीड़ को लेकर के अनुमान यह है कि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं। महाकुंभ शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, लिखा कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का ये विराट उत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही कामना है। पहले दिन कुंभ में क्या क्या खास रहा, 5 बड़ी बातें जानते हैं। सभी 13 अखाड़े अपने अपने भव्य जुलूस के साथ महाकुंभ में प्रवेश कर चुके हैं। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान होना है। इस नाते अखाड़ों का नदी के पास 13 की रात से जुटान शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं और साधु संतों पर पुष्प वर्षा की तैयारी की है। कुंभ मेला के उद्यान प्रभारी वीके सिंह ने बताया कि हेलीकॉप्टर से गुलाब की पंखुड़ियों को 4000 हेक्टेयर मेला क्षेत्र पर बरसाया जाएगा। हर शाही स्नान के दिन गुलाब की करीब 20 क्विंटल पंखुड़ियां बरसाई जाएंगी। कुंभ देखने के लिए एक विशेष हेलीकॉप्टर यात्रा भी शुरू की जा रही है। इसका किराया करीब 1296 रुपये होगा। यह हेलीकॉप्टर पूरा मेला क्षेत्र घुमाएगा। प्रशासन के मुताबिक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से लोग कुंभ में आए हुए हैं। इन विदेशी मेहमानों में, विदेशी श्रद्धालुओं में एप्पल के को फाउंडर लेट स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स भी शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर घंटे संगम में करीब 2 लाख श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर 12 जनवरी से ही भारी भीड़ है। मेला क्षेत्र के पास वाहनों की एंट्री बंद है। 60,000 जवान सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं संभालने में लगे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। मेले में आए लोगों के अनुभव सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। I'm working and living in Europe, and India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you know, you see the real India, and the true power of India is their people. And look around, it's thousands of people, and the vibe I cannot even transfer. Very happy. First time in India. I go Varanasi, then I come here. Feeling amazing. I feel amazing. The water is cold, but the heart is warm. और सड़क सुरक्षा अभियान में लगा हूं कि ताकि जो है सड़क पर सावधानी से गाड़ी चलावें और गंगा मैया इसी तरह स्वच्छ रहें, लोग स्नान करें। एक छंद सुना देता हूं कि गंगा माई कह रही मुझको बचाओ आज, कैसे मैं बचूंगी अब सोचो पल पल में, मल मूत्र कचरे को मुझू में मिलाओ मत, तभी जाके बचूंगी मैं आने वाले कल में। मेरा जल साफ करें सभी लोग मिलकर, नहीं तो फंसेंगे लोग मेरे दल दल में। महाकुंभ के आयोजन पर कितना पैसा लग रहा है और इतने बड़े स्तर पर लगे मेले से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, मेले की पूरी इकोनॉमी पर हमने खर्चा पानी में, अब जो हमारा शो है डेली, उसमें विस्तार से बात की है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब अगली बड़ी खबर पर बात।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे नंबर 1 पर बनी ये टनल करीब 6.4 किलोमीटर लंबी है। ये टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। टनल बनने से लोगों को इस रूट पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। टनल का इनॉग्रेशन करते हुए, उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? खास बातें। पहली बात, पीएम ने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक और पुरानी मांग आज पूरी हो गई। ये मोदी है जो वादा करता है और निभाता है। दूसरी बात, टनल बन जाने से सोनमर्ग के साथ कारगिल और लेह के लोगों की जिंदगी भी आसान होगी। अब एवलांच या लैंडस्लाइड के कारण रास्ते बंद होने की समस्या भी कम होगी। मुश्किल दिनों को पीछे छोड़कर हमारा कश्मीर धरती के स्वर्ग की पहचान वापस पा रहा है। आज लोग रात में लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। चेनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग देख करके दुनिया हैरान है। यहाँ कुछ दिन पहले पैसेंजर ट्रेन का ट्रायल हुआ। 42,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद ही 2015 में सोनमर्ग टनल के वास्तविक निर्माण का काम शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में उस कालखंड का वर्णन भी किया। मुझे खुशी है कि इस टनल का काम हमारी ही सरकार में पूरा भी हुआ है और मेरा तो हमेशा मंत्र रहता है, जिसका प्रारंभ हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। इस टनल से, इससे सर्दियों के इस मौसम में सोनमर्ग की कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी। इससे सोनमर्ग समेत इस पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं। इनॉग्रेशन के समय मोदी के साथ मंच पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। उमर ने कहा कि उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का वादा भी जल्द पूरा होगा। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा? और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। जेड मोड़ टनल प्रोजेक्ट की शुरुआत 2012 में हुई थी। दिलचस्प बात है कि तब शिलान्यास राहुल गांधी ने किया था और अब उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। मुख्यमंत्री तब भी उमर अब्दुल्ला ही थे और अब भी वही हैं। तब यूपीए की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री थे सीपी जोशी। शुरुआत में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यह प्रोजेक्ट IL&FS कंपनी की टनलवे लिमिटेड को सौंपा गया। 2018-19 में प्रोजेक्ट नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL को ट्रांसफर कर दिया गया। NHIDCL ने 2019 में फिर से टेंडर खोला और अब की बार ये मिला लखनऊ की एप्को इंफ्राट्रेक को। PPP मॉडल के तहत बनी ये टनल अगस्त 2023 तक पूरी हो जानी थी, लेकिन बार बार बदलती कंपनियां और फिर कोविड-19 की वजह से इसमें देरी हुई। फिर फरवरी 2024 में टनल की सॉफ्ट ओपनिंग की गई, यानी सीमित इस्तेमाल के लिए टनल को खोला गया। फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लगने से बचा खुचा काम रोकना पड़ा और अब जाकर के टनल पूरी तरह खुली है। इस तरह टनल पूरी होने में 12 साल लग गए, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिर्फ लेट लतीफ़ी की वजह से ही टनल बनने में देरी हुई। जहां ये टनल बन रही है वहां हालात भी इतने आसान नहीं थे कि सब कुछ स्मूथली चलता रह सके। कंस्ट्रक्शन में तमाम चुनौतियां थी, जैसे कि मौसम। ये इलाका करीब 8,500 फीट की ऊंचाई पर है। सर्दियों में तापमान -10 डिग्री तक चला जाता है। एवलांच भी होते हैं। बारिश में भी लैंडस्लाइड का काफ़ी खतरा रहता है।
इन एवलांच और लैंडस्लाइड की वजह से साल में कुछ महीने तो टनल कंस्ट्रक्शन साइट तक जाने का रास्ता ही बंद रहता है। ऐसे में मशीनरी और तमाम अन्य उपकरणों को यहाँ तक पहुँचाना मुश्किल होता है। टनल के निर्माण के वक्त कुछ और भी चुनौतियां आई, जैसे 20 अक्टूबर 2024 का आतंकी हमला। 2 आतंकी गगनगीर में मजदूरों के कैंप में घुस आए और फायरिंग की थी। इस हमले में टनल के निर्माण में लगे 6 मजदूरों सहित 7 लोगों की मौत हुई थी। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली थी। घाटी का यह इलाका भूविज्ञान की नज़र से भी काफ़ी संवेदनशील है। ऐसे में टनल बनाने के लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया। क्या होता है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड? ये मेथड तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी हिली एरिया में, पहाड़ी इलाके में टनल बनानी हो। ये एक डिज़ाइन एज यू मॉनिटर किस्म का मेथड है, माने इसमें इंजीनियर पहले से पूरी टनल बनाने का प्लान तैयार करके बैठे। ये ज़रूरी नहीं होता, जैसे जैसे वो टनल में आगे बढ़ते हैं प्लान पुख्ता होता जाता है। कई स्तर पर छोटी छोटी ब्लास्टिंग कराई जाती है। ब्लास्टिंग का मलबा हटाने के बाद शॉर्ट क्रीट यानी छोटी कंक्रीट का छिड़काव भी किया जाता है ताकि सुरंग धंसे नहीं। भारत में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की भी कुछ टनल बनाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। टनल का नाम जेड मोड है क्योंकि इसका आकार अंग्रेजी के जेड के जैसा है। ये जोजिला टनल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। जोजिला टनल एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल टनल में से एक है। इसके तैयार होने से बालटाल, कारगिल और लद्दाख को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। ये 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है और इसी का एक हिस्सा है जेड मोड। ये टनल अहम इसलिए है क्योंकि इसके बन जाने से श्रीनगर से लद्दाख तक आवाजाही आसान होगी और इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा सेना को। श्रीनगर, कारगिल, लेह, द्रास जैसे इलाके में निगरानी रखना आसान होगा। बॉर्डर के पास के इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। अभी सियाचिन और पूर्वी लद्दाख में फोर्स को देखरेख और सुरक्षा के लिए मुख्य तौर पर एयरक्राफ्ट पर निर्भर रहना होता है। ये निर्भरता कम होकर के सड़क मार्ग पर भी शिफ्ट हो सकेगी। रसद पानी पहुंचाना भी आसान होगा। टनल से जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या राहत मिलेगी? अगर गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बात की जाए, 12 किलोमीटर की ये दूरी है जो अधिकतर जो है सर्दियों के दौरान बर्फीले तूफानों और भारी बर्फबारी के कारण सोनमर्ग को पूरे देश और जम्मू कश्मीर से काट के रखता था। लेकिन अब ये टनल बनने से पूरे साल के लिए सोनमर्ग जो है वो आम लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए खुल जाएगा, खासतौर से सर्दियों के दौरान। जिस अंदाज से गुलमर्ग पर सर्दियों के दौरान बर्फबारी को देखने वाले जो टूरिस्ट आते थे उनसे बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाती थी, उनको अकोमोडेट नहीं कर पाती थी गुलमर्ग। अब कहीं न कहीं पर्यटन विभाग को दूसरी जगह मिली है गुलमर्ग के साथ साथ सोनमर्ग, जहां पर न सिर्फ पर्यटक सर्दियों के दौरान आ सकते हैं बल्कि साथ ही साथ जो है विंटर गेम्स का आयोजन हो सकता है, क्योंकि नेचुरल स्लोप्स है सोनमर्ग में और बहुत ही खूबसूरत घाटी है जहां पर विंटर गेम्स, चाहे स्नो स्कीइंग हो, स्नो स्पोर्ट्स हो, उनको जो है वहां पर आयोजित किया जा सकता है। दूसरा बड़ा फायदा इस टनल से ये होगा कि कहीं न कहीं जो है ये शुरुआत होगी, जो जोजिला टनल है जो करगिल और लद्दाख क्षेत्र को पूरे देश के साथ मिलाएगी, उसका ये पहला हिस्सा पूरा हो चुका है। जो मेन टनल है वो भी आने वाले महीनों के दौरान जो है बनकर तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद फिर लद्दाख का पूरा क्षेत्र जो कि सर्दियों के दौरान खासतौर से बर्फबारी की वजह से और बर्फीले तूफानों की वजह से महीनों बंद रहता था, कटा रहता था देश और दुनिया से, वहां पर भी कनेक्टिविटी जो है वो साल भर होती रहेगी। चुनौतियों और राहत की बात तो हो गई, अब एक उस काम की भी बात जो जेड मोड जितना ही अहम है लेकिन अभी अधूरा है। USBRL माने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। इसकी कई डेडलाइंस मिस हो चुकी हैं और काम अभी अंतिम चरण में बताया जा रहा है। 111 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया था। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना के 48 किलोमीटर लंबे हिस्से का लोकार्पण कर दिया। इसी के साथ भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग T49 से यातायात शुरू हो गया। ये 12 किलोमीटर 758 मीटर लंबी है। अब ट्रेन बारामूला से संगलदान तक जाने लगी है। संगलदान रामबन जिले में है जो जम्मू संभाग में पड़ता है। माने कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग के बीच रेल लिंक स्थापित हो चुका है। USBRL इस नाते भी अहम है क्योंकि इसके पूरी तरह चालू हो जाने से दिल्ली से श्रीनगर तक की कनेक्टिविटी काफी आसान हो जाएगी। ये नागरिक सुविधाओं के लिहाज से बहुत अहम होगा और सैन्य गतिविधियों के लिहाज से भी। इस प्रोजेक्ट को लेकर के दी ललन टॉप को रेल भवन के उच्च पदस्थ सूत्रों ने पिछले साल बताया था कि अगस्त-सितंबर 2024 में USBRL राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा, लेकिन स्पष्ट है
कि ये डेडलाइन अभी पूरी नहीं हुई है। रेल लिंक के साथ साथ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की 4 लेनिंग भी अंतिम चरण में है। रामबन जिले में कुछ सुरंगों और पुलों का काम बाकी है, बाकी सड़क पर यातायात शुरू हो गया है। सरकार का ये मानना था कि यदि जम्मू कश्मीर में विकास बढ़ाया जाता है, वहां पर विकास के साधन बढ़ाए जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं अपने आप आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उसी के चलते 2 बड़े प्रोजेक्ट्स जो थे, चाहे फिर वो जोजिला टनल थी या फिर कश्मीर को देश के साथ रेल से जोड़ने वाली जो है परियोजना, वो भी पूरी हो चुकी है और ट्रायल चल रहा है कटरा और श्रीनगर के बीच में ट्रेन का। और बहुत जल्द जो है न सिर्फ कटरा से या जम्मू से श्रीनगर के लिए रेल चलेगी, बल्कि साथ ही साथ देश के किसी भी हिस्से से जो है ट्रेन सेवा कश्मीर के लिए शुरू हो जाएगी। उस पे पूरा काम हो चुका है, ट्रायल भी हो चुका है। अब सिर्फ इंतजार है उस घड़ी का जब ये ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कश्मीर के लिए दिल्ली से रवाना किया जाएगा। और माना जा रहा है कि 26 जनवरी को ये काम जो है जम्मू कश्मीर में शुरू होगा। आशा करते हैं कि जेड मोड टनल की तरह इन प्रोजेक्ट्स का काम भी पूरा हो, ताकि कई लिहाज से महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी सुगम हो सके, सुनिश्चित हो सके। अगली खबर पर बढ़ते हैं। दिल्ली की सीएजी रिपोर्ट का मुद्दा हाई कोर्ट पहुंच गया है। भाजपा के 7 विधायकों ने सीएजी रिपोर्ट पर विधानसभा में चर्चा करवाने की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई है। 13 जनवरी को इस पर सुनवाई हुई। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने दिल्ली सरकार के रवैये को लेकर के कुछ सख्त टिप्पणियां की। कहा कि दिल्ली सरकार सीएजी रिपोर्ट पर विचार करने में और चर्चा करवाने में कदम पीछे खींच रही है। इससे ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। दिल्ली सरकार को चाहिए कि सीएजी रिपोर्ट तुरंत विधानसभा स्पीकर के पास भेजी जाए, सदन में चर्चा कराई जाए। कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि सरकार ने उपराज्यपाल को कैग रिपोर्ट भेजने में देरी की। इन बातों के बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ इस रिपोर्ट पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना मुश्किल होगा, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। सूत्रों के मुताबिक कैग रिपोर्ट में दिल्ली की शराब नीति के बारे में जानकारियां हैं। इस नाते ये काफी संवेदनशील रिपोर्ट है, क्योंकि यही शराब नीति वाला वो केस है जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तक को जेल जाना पड़ा। आम आदमी पार्टी का कहना है कि नीति में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भाजपा का कहना है कि पार्टी ही भ्रष्ट है। अगली सुर्खी, भारत के थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 13 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारत चीन की सीमाओं पर क्या स्थिति है, इस पर बात रखी। कहा कि देश की उत्तरी सीमाओं पर स्थिति संवेदनशील लेकिन स्थिर है, सेंसिटिव बट स्टेबल। जनरल द्विवेदी ने और क्या कहा, बिंदुवार जानते हैं। अक्टूबर में पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचोक में स्थिति सुलझ गई है। इन दोनों इलाकों में गश्त शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। फरवरी 2021 में एलओसी पर हुआ संघर्ष विराम जारी है। पिछले साल मारे गए 60% आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के थे। घाटी और जम्मू क्षेत्र में 80% एक्टिव आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के हैं। सेना में इस वक्त 1,23,000 अग्निवीर हैं। आप सेना में नाम नमक निशान के लिए आइए, केवल वेतन के लिए मत आइए। बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान मैं उनके सेना प्रमुख के संपर्क में था। दोनों देशों के संबंधों पर तभी बात हो सकती है जब वहां चुनी गई सरकार हो। सेना प्रमुख के बयान के बीच एक और खबर आई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कॉम्बैट ड्रिल शुरू कर दी है। ये ड्रिल चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी की शिनजियांग मिलिट्री कमांड के अगुवाई में की जा रही हैं। इस दौरान ड्रोन और मानव रहित सिस्टम जैसे आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन की ओर से ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब दोनों देश शांति स्थापित करने की दिशा में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा 21 अक्टूबर 2024 को भारत और चीन के बीच एलएसी पर सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर के एक समझौता हुआ था, डी एस्केलेशन का समझौता। समझौते के तहत दोनों देशों ने देपसांग और डेमचोक में फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने पर सहमति जताई थी। ऐसे में अब ये दावे कि चीन इसी क्षेत्र में कॉम्बैट ड्रिल कर रहा है, सतर्कता को बढ़ाने वाली खबर है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। चांस, वही इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही भेज दिया था। आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में भेज दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब से एक बार फिर से हंसीएगा वैसे।